हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जिसे कि आपको पता है कि हम अपनी पुरानी वीडियोस में जुडिशरी को कंप्लीट करके आ चुके हैं। हमने जुडिशरी पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम अपनी नया टॉपिक दैट इज़ द इलेक्शंस इनके बारे में पढ़ेंगे। सो इलेक्शंस आर द बैकबोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी। इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है एंड इट मस्ट बी फ्री, फेयर एंड रेगुलर। ये कैसे होने चाहिए? इलेक्शंस हमेशा फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, प्लस रेगुलर होने चाहिए। यहाँ पर फ्री का मतलब है कि इलेक्शंस जब आप वोट करें उस टाइम पर आप पर कोई भी दबाव ना हो। फ्रीली आप जिसको वोट करना चाहें उसको वोट करें। फेयर इलेक्शंस का मतलब है आप जिसको वोट कर रहे हैं उसी की लिस्ट में आपका वोट काउंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कांग्रेस को वोट किया है तो आपका जो वोट है वो कांग्रेस को ही काउंट हो, ना कि बीजेपी या फिर किसी अदर पार्टी को। ठीक है। रेगुलर इलेक्शंस का मतलब है कि रेगुलरली टाइम टू टाइम हो, टाइम पर इलेक्शंस हो। इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शंस कंडक्ट कराता है इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 15 में लिखा हुआ है, फ्रॉम आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। ये डील करता है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसका काम है इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शंस को अच्छी तरह से कंडक्ट कराना इन द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये इसका काम है। तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में आपको याद रखना है द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड control of election is vested in the election commission of India, plus preparation of the electoral roll, preparation of electoral roll of elections is vested in the election commission of India। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है वोटर्स लिस्ट। तो वोटर लिस्ट बनाने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शंस के कंट्रोल को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, उसकी सुपरिटेंडेंस को लेकर, ये सारे काम किसके हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। एंड वो 4 टाइप के इलेक्शंस करवाती है। 4 टाइप के इलेक्शन कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा। इसके इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होंगे तो कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। ये 4 तरह के इलेक्शंस होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। याद रखना, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, इनके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। ठीक है। आर्टिकल 3 to 4 कंप्लीट, समझ में आया? नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 3 to 5। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 3 to 5। आर्टिकल 3 to 5 बोलता है दैट देयर विल बी अ सिंगल जनरल इलेक्टोरल
रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। इसका मतलब है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल यानी कि एक ही वोटर लिस्ट होगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेसिस पर इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए या फिर रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर किसी स्पेशल लिस्ट में उनको इंक्लूड कर दिया जाए। ना ही स्पेशल लिस्ट में इंक्लूड होंगे, ना ही उनको इस जनरल लिस्ट से एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 3 to 5 कहता है। आर्टिकल 3 to 6 बात करता है इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफराज। एडल्ट सफराज के बेसिस पर इलेक्शंस के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 3 to 6। इसमें लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी एज कितनी है? 18 है। पहले ही 21 थी, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से इसकी एज को 18 कर दिया गया। तो अगर अब प्रेजेंट में देखें तो अगर किसी व्यक्ति की 18 साल की उम्र है और वो सिटीजन है इंडिया का, तो उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आ जाएगा, इलेक्टोरल रोल में उसका नेम आ जाएगा। इसमें साथ साथ ये भी लिख रहा है कि किस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आएगा। डिस्क्वालिफिकेशन भी लिख रही हैं। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई मेंटली इल है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बोलते हैं इसको, अगर किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मेंटली अनफिट बोल दिया है तो भी वो इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता है। अगर कोई क्रिमिनल है, क्राइम किया हुआ है, या फिर कोई करप्ट या फिर इलीगल प्रैक्टिस की है, तो भी उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। तो किस व्यक्ति का नाम आएगा? सभी व्यक्ति का आ सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 18 साल की एज हो और वो नॉन रेसिडेंट ना हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ना हो, क्राइम या करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्वमेंट उसका ना हो, तो उन व्यक्तियों का नेम आ जाएगा इन द इलेक्टोरल रोल। ठीक है, आर्टिकल 3 to 7 एंड 3 to 8। आर्टिकल 3 to 7 कहता है कि पार्लियामेंट सारे लॉज बनाएगी। पार्लियामेंट क्या करेगी? लॉज बनाएगी रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑल ओवर द इंडिया। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में, वो कौन बनाएगी? वो पार्लियामेंट बनाएगी। अगर कुछ बच जाता है, अगर कुछ भी बच जाता है, उससे रिलेटेड लॉ स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है फॉर देयर स्टेट। ठीक है, यानी कि सारी पावर तो पार्लियामेंट के पास है, सारे लॉज पार्लियामेंट बनाएगी रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑल ओवर इंडिया में। बट अगर कोई भी केस में ऐसा कुछ भी होता है कि उसके ऊपर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बना रखा है, उस चीज़ से रिलेटेड पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ नहीं बना रखा है, तो उस केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर अपनी स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। ये पावर देता है आर्टिकल 3 to 8। ठीक है, आर्टिकल 3 to 8 के बाद आता है आर्टिकल 3 to 9। आर्टिकल 3 to 9 कहता है बार टू द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, बार टू द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। इसका मतलब है कि आप
जो हमारी कोर्ट है वो इलेक्टोरल मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकती, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। इसका क्लॉज आर्टिकल 329 क्लॉज ए बोलता है कि अगर डीलिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन का मतलब है हमारी कंट्री को कंस्टिट्यूएंसीज में बांट देना, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांट देना एंड उस कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री फिक्स करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको डीलिमिटेशन बोलते हैं। एंड दिस इज डन बाय द डीलिमिटेशन कमीशन। इसके लिए एक अलग कमीशन होती है जिसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, जिसको बनाया गया था डीलिमिटेशन एक्ट के तहत। उसका काम है डीलिमिटेशन करना, हमारी कंट्री को, पूरी कंट्री को कुछ छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज में बांटना एंड उनकी बाउंड्री फिक्स करना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो इशू कोर्ट के पास ना जाकर किसके पास जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा। या फिर उस कंस्टिट्यूएंसीज में सीट्स से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स, सीट के बंटवारे से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो भी वो आप कोर्ट नहीं जा सकते इस केस में। ठीक है, इन सब केसेस में आपके पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि इन सब से रिलेटेड जो भी केस है उनको सॉल्व करे। याद रखना, ड्यूरिंग द इलेक्शन, ये इलेक्शन के टाइम की बात होती है, ड्यूरिंग द इलेक्शंस अगर कोई भी इलेक्टोरल इशू आता है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, तो आप नहीं जा सकते। आपको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप कोर्ट नहीं जा सकते। बट हाउएवर आफ्टर द इलेक्शन, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद यू कैन अप्रोच द कोर्ट बाय फिलिंग अ इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन फाइल करके आप कोर्ट पहुंच सकते हैं। आप अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। एंड एमपी और या फिर एमएलए से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये बोलता है आर्टिकल 329 का क्लॉज बी कि आप हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप इलेक्शन पिटिशन के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये याद रखना कि इंदिरा गांधी ने एक और, दैट इज आर्टिकल 329A जोड़ने की कोशिश की थी बाय 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975, बट इसको रिपेल कर दिया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें क्या बोला था? इसमें बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के जो इलेक्शंस हैं उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक स्पेशल पावर देती प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर को कि उनके इलेक्शंस को कभी भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बट इट वाज रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हमने हमारा पूरा जो पार्ट 15 है वो कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 दैट डील विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ लॉज पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसे करो, ऐसे करो, बट ये नहीं बताता कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें हम। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हाउ टू इम्प्लीमेंट। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें लॉज की ज़रूरत पड़ती है। एंड लॉज कौन बनाता है? लॉज बनाता है पार्लियामेंट। ऐसी कुछ लॉज हमारे पास भी हैं जो कि इलेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करते हैं। आज हम दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज, फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपल एक्ट 1951, ये दो लॉज हैं जिनको हमें पढ़ना है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 इज डील विद द प्रिपरेशन of the electoral process, and representation of pupil act 1951 deal with the actual conduct of the election. ठीक है, यानी कि इलेक्शन होने से पहले क्या क्या तैयारी चाहिए ये लिखा हुआ है 1950 के एक्ट में, एंड इलेक्शन के टाइम पर हमारे पास क्या क्या है वो लिखा हुआ है 1951 के एक्ट से. सो पहला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. ये कहता है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में लिखा हुआ है. इसके अलावा डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी 1950 के एक्ट में लिखा है. क्वालिफिकेशंस ऑफ द वोटर्स, वोटर्स कौन कौन बन सकता है ये भी लिखा हुआ है. एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, ये भी किस में लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है हमारे 1950 के एक्ट में. तो चार चीजें लिखी हुई हैं हमारे 1950 के एक्ट में. पहला एलोकेशन ऑफ द सीट्स, दूसरा डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज, तीसरा क्वालिफिकेशंस ऑफ द वोटर्स, एंड फोर्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि वोटिंग लिस्ट तैयार करना, कौन कौन वोट कर सकता है इस बात का डिसाइड करना, एंड डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी और इसके साथ साथ एलोकेशन ऑफ द सीट्स. ये सब कुछ हमें आता है रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट 1950 से. जबकि रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस लिखा हुआ है. इसमें क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं ऑफ द मेंबर्स, डिसक्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस. एमपी और एमएलएस की जो डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी 1951 के एक्ट से आती है. इसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसमें भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा हुआ है. अगर कोई डिस्प्यूट भी आता है तो भी हमें उससे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से डील करेंगे. ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है 1951 के एक्ट में. डिस्प्यूट से रिलेटेड, करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर से रिलेटेड, या फिर कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन से रिलेटेड, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब कुछ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में. 1951 में एक सेक्शन है, सेक्शन 8. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस एक्ट से हमें ये तसल्ली हो जाती है कि जो लॉ ब्रेकर्स हैं वो कभी भी लॉ मेकर्स नहीं होंगे, लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स नहीं होंगे. लॉ मेकर्स नहीं होंगे, ठीक है. सेक्शन 8 डील करता है विद द डिसक्वालिफिकेशंस ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफिसेस, सर्टेन ऑफेंसेस. यानी कि कोई भी एमपी या एमएलए कुछ ऑफेंसेस करता हुआ पाया जाता है और उसको कन्विक्ट ठहरा दिया जाता है कि वो उस चीज़ का दोषी है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा. ये सेक्शन 8 में लिखा हुआ है. सेक्शन 8 को कुछ सब सेक्शन में बांटा गया है. सेक्शन 8 सब सेक्शन 1, सेक्शन 8 सब सेक्शन 2, सेक्शन
8 सबसेक्शन 3, ये 3 सेक्शन हैं। इनमें कुछ लॉज लिखे हुए हैं, इनमें कुछ ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 के ऑफेंसेस में लिखा है सती प्रथा, ब्राइवरी, टेररिज्म, स्मगलिंग, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके अलावा नारकोटिक ड्रग हो गया एंड रेप वगैरह हो गया। ये सब कुछ अगर किसी व्यक्ति कोई MP या MLA करता हुआ पाया जाता है या फिर कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है तो वो कभी भी MP या MLA नहीं बन सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 में भी कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। ऑफेंसेस लाइक फूड अल्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, डाउरी प्रोहिबिशन से रिलेटेड हैं और होर्डिंग से रिलेटेड है, ब्लैक मार्केटिंग। इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंसेस करता हुआ पाया जाता है कोई भी MP MLA तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 8 का 1, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, इन दोनों को छोड़ करके अगर कोई भी ऑफेंस है जिसमें आपको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल रही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 में। यानी कि 1 में तो और 2 में आपके पास सिर्फ ऑफेंस लिखे हुए हैं, इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ कि कितने टाइम के लिए आपको सज़ा मिल रही है। जबकि 3 में इसमें ऑफेंस नहीं लिखकर, ऑफेंस की इसमें एक भी नेम नहीं है कि कौन सा ऑफेंस होगा, इसमें सिर्फ टाइम लिखा हुआ है कि आपको उस ऑफेंस के लिए 2 साल या 2 से ज़्यादा की सज़ा मिल रही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अब कन्विक्ट हो रहा है कोई, यानी कि उसको सज़ा मिल रही है, तो सज़ा आपको फाइन के रूप में भी मिल सकती है या जेल के रूप में मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फाइन भी लगे आपके ऊपर, आपको जेल भी हो जाए। तो डिस्क्वालिफिकेशन कितने लंबे टाइम का होगा इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मानो कोई व्यक्ति कन्विक्ट पाया जाता है, उसको फाइन लगता है, उसको फाइन लगा 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, अब वो 6 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2032 तक वो कभी भी MP नहीं बन सकता या फिर MLA नहीं बन सकता है। ठीक है, या फिर अगर वो MP MLA है तो वो अपनी पोस्ट से हट जाएगा। वहीं पर अगर उसे फाइन भी लगा है और जेल भी हुई है या फिर केवल जेल हुई है, ठीक है, सपोज मानो उसको जेल हुई है 5 साल की, 5 ईयर्स की जेल हुई है एंड जेल हुई है 1 जनवरी 2026 को, तो 5 साल की जेल में कितना हो जाएगा? 1 जनवरी 2031 तक इसकी 5 साल की सज़ा पूरी होगी। जैसे ही इसकी 5 साल की सज़ा पूरी होगी तो वो अगले 6 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेगा, यानी कि 2037 तक वो कभी भी MP या MLA नहीं बन सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। 6 ईयर की डिस्क्वालिफिकेशन है, डिपेंड करता है कि अगर उसके पास जेल का है तो जेल प्लस वो 6 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर सिर्फ उस पर फाइन लगा है तो फाइन ही 6 ईयर की डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ये आता है बाय आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज E एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज E। इन दोनों से आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज E कहता है
कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई होता है तो। ऐसे ही सेम 191 स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के बारे में बात करता है कि डिस्क्वालीफाइड बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ डिस्क्वालीफाइड और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं रहेगा। ये आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई कहता है। एंड सेम आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के तहत डिस्क्वालीफाइड है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा। मतलब 102 पार्लियामेंट से डील करता है एंड 191 स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। पर लॉ कौन बनाएगा? लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी, पार्लियामेंट के थ्रू ही उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। बट इसमें एक लूप होल है, सेक्शन जो 8 है उसमें एक लूप होल है। लूप होल क्या है? दैट इज सेक्शन 8 सब सेक्शन 4। ये क्या कहता था? ये बोलता था कि अगर कोई सिटिंग एमपी या फिर सिटिंग एमएलए है उसको कन्विक्ट पाया जाता है अंडर सेक्शन 1, सेक्शन 8(2) एंड सेक्शन 8(3), इन तीनों में से किसी के भी तहत अगर वो कन्विक्ट पाया जाता है तो उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। उसको क्या करेंगे? उसको 3 महीने देंगे, उनको क्या देंगे? 3 months देंगे ताकि वो अपील कर सके, ताकि वो क्या कर सके? अपील कर सके। एंड जब तक अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आता, जब तक अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। एंड दिस वाज अ लूप होल इन दिस बिकॉज कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस जो कन्विक्ट हैं वो अपने ही ऑफिस में काफ़ी सालों तक रह सकते हैं क्योंकि अपील का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर इतना सारे केसेस हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ऐसे देते देते काफ़ी ईयर्स चले जाते हैं एंड रिजल्ट आ ही नहीं पाता है उसका फाइनल। इस तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी कुर्सी भी बचा जाते हैं एंड वो उनको डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना पड़ता था। एंड इससे हमें ये भी पता चला कि जो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ये दोनों वायलेट हो रहे हैं बाय दिस सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 से, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं और सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 इस डिस्क्वालिफिकेशन को बचा रहा है। देन इट वाज चैलेंज इन द केस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 में जिसका रिजल्ट आया था। इस केस में लिली थॉमस जो कि एक एडवोकेट थी उन्होंने एक PIL फाइल की। उन्होंने इसमें पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इस तरह से अपने जो पॉलिटिशियंस हैं जो मेंबर्स हैं उनको बचा सकती है, उनके लिए ऐसे सेपरेट लॉ बना सकती है जिससे वो बच जाएं सिटिंग मेंबर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू इनेक्ट सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के सब सेक्शन 4 को इनेक्ट करने की पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। एंड इट अल्टावायस द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कर रहा है? अल्टावायस कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। हैंस डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अब हमारे पास सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 नहीं है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर
कर दिया गया है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। सो आगे की वीडियो में हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।